हैरी पॉटर का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ से वो एंटर करता है हॉगवर्ट्स के मैजिकल वर्ल्ड में वाया प्लेटफॉर्म 9 and 3/4। क्या हम भी आज हैरी पॉटर के बारे में पढ़ने वाले? नो 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 नो, हम लोग आपकी विस्तास बुक के एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर द 3rd लेवल का पार्ट, और उस कैरेक्टर का नाम है चार्ली। वो भी ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन के फ्लोर पर एंटर कर जाता है जो बाकी दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ उसी को एक्सपीरियंस होता है। तो क्या वो भी किसी मैजिकल वर्ल्ड का पार्ट बन गया? Let us quickly find out. Hello my amazing students, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं the 3rd level chapter which is there in your book विस्तास। आपकी विस्तास बुक का पहला चैप्टर, एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि ये आपके दिमाग को बहुत अच्छे से हिला देने वाला है। रिटन बाय जैक फिनी। ये चैप्टर बात करता है एक ऐसे टॉपिक पर जो एक्सपीरियंस तो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग करते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने में अक्सर डरते हैं, है ना। एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। अब ये 3rd लेवल जो चैप्टर है, जैक फिनी ने इसमें हमें एक ऐसी जर्नी दिखाई है थ्रू टाइम, एक्सप्लोरिंग हाउ आवर माइंड्स नेविगेट बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। एक मोमेंट में आप प्रेजेंट टाइम में होते हो, दूसरे मोमेंट में आप पास्ट में चले जाते हो। बट क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? इस पर तो आप अपने व्यूज कमेंट्स में लिखो, लेकिन इस चैप्टर के थ्रू एग्जैक्टली जैक फिनी क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे, और एंड की तरफ हम कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पर बात भी करेंगे। Set after the world wars, the story traps into our natural tendency to reflect on what's behind us. अब ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वॉर के बाद सेट की गई है, यानी कि जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर वाले कैरेक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूँ वर्ल्ड वॉर, तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ये इस चैप्टर के कैरेक्टर्स पर लाया होगा। और देखो, मैं बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नहीं है कि स्टोरी का एकदम सस्पेंस आपके साथ किल कर दूं, लेकिन ये चैप्टर इस पर्टिकुलर थीम पर बात ज़रूर करता है कि वॉर लाइक सिनारियोज जो भी प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कॉमन लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो रियलिटीज़, वो टेंशन, वो इनसिक्योरिटी, वो वरी से बचने के लिए हर एक मॉडर्न मैन एक एस्केप ढूंढता है, एक रिफ्यूज ढूंढता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे इस चैप्टर के कैरेक्टर चार्ली ने किया। आप उनकी एक हॉबी के बारे में जानोगे, आप देखोगे कि कैसे वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एक एस्केप ढूंढने चलते हैं और अपने मॉडर्न लाइफ के सारे क्राइसिस को कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ देर के लिए भूल जाना प्रेफर करते हैं। तो फिनी suggests that modern life is filled with uncertainty and anxiety. जैक फिनी जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने इस राइटअप से कि यार देखो, मॉडर्न लाइफ जो है ना वो एंग्जाइटी, वो वरी, वो टेंशन से भरी हुई है, लीविंग मेनी लॉन्गिंग फॉर एस्केप। और हर कोई चाहता है कि यार इस टेंशन भरी लाइफ से वो दूर रहे, एक एस्केप वो चाहता है। वी ऑल यर्न फॉर अ सिंपलर, मोर पीसफुल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरी। और हम हर कोई वी यर्न फॉर, वी लॉन्ग फॉर, यानी कि वी विश फॉर, हम डिजायर करते हैं, हम चाहते हैं कि यार ये सारे स्ट्रेस और एंग्जाइटीज यहीं रह जाए और हम अपनी फेवरेट जो भी हमारा एस्केप है वो कर जाए, है ना, उस एस्केप वर्ल्ड में चले जाए। अब उसके लिए हो सकता है आप में से बहुत लोग अपनी हॉबीज को फॉलो करते हैं, जो आपको पसंद है करना आप वो फॉलो करते हैं, एंड लाइक दैट। अब यहाँ इस चैप्टर में चार्ली प्रिफर करते हैं इमेजिनेशन, वो हैलुसिनेट कर बैठते हैं, इस लेवल का मॉडर्न लाइफ क्राइसिस वो सफर कर। और इस चैप्टर की कुछ थीम्स आप देखेंगे। सबसे पहली थीम यहाँ पर है द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी विद रियलिटी। अब जैक फिनी जो है वो थोड़े साइफाई राइटर हैं, साइंस फिक्शन राइटर हैं। आपने आई एम श्योर मार्वल मूवीज देखी होगी, उस तरह का जो जॉनरा है तो वही सिमिलर जॉनरा ये फॉलो करते हैं। तो इनके थीम से भी आप ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी विद रियलिटी का क्या मतलब है? आप इस चैप्टर में देखोगे बहुत से मोमेंट्स ऐसे आएंगे जो इमेजिनेशन आपको लगेगी, कुछ मोमेंट्स ऐसे लगेंगे जो रियलिटी आपको लगेगी, और दोनों को ही बहुत अच्छे से बाइंड किया है जैक फिनी ने। फैंटेसी इज समथिंग विच इज नॉट रियल, राइट। तो दोनों ही आप ये समझो कि फैंटेसी एंड रियलिटी को बहुत अच्छे से टाई अप कर दिया है जैक फिनी ने। आपको रियलाइज ही नहीं होगा कब रियल चल रही है चीज़ें और कब इमेजिनेशन का पार्ट है।
देन वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स। डेफिनेटली जो हमारा प्री वॉर पीरियड था वो कंपैरेटिवली बहुत ही काम स्ट्रेस फ्री लाइफ वहां लोग जीते थे। लेकिन इस चैप्टर के थ्रू हम देखेंगे कि वॉर लाइक सिनेरियोज जो होते हैं वो अक्सर मॉडर्न मैन की लाइफ में, मॉडर्न मैन मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आप ये समझ लो कि भाई आज की जो हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज हैं, ये वरीज हैं, ये एंग्जाइटी है, एक लूप हम कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं और उस सब से जितना भी टेंशन नेगेटिविटीज हमने गेन किया है तो कहीं ना कहीं ये वो वॉर लाइक सिनेरियोज की वजह से है। तीसरा पॉइंट आप देखोगे एस्केपिज्म एज अ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज। अब जो वॉर लाइक सिनेरियो की वजह से जितना भी नेगेटिव इमोशंस डेवलप हुए हैं ह्यूमन लाइफ में, उससे सबको एक एस्केप चाहिए। तो उस एस्केप को यहाँ पर साइकोलॉजिकल रिफ्यूज के तौर पर हमें दिखाया गया है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम परमानेंटली कहीं और सेटल हो सकते हैं। आप इस प्रेजेंट टाइम में किसी भी तरह से अपने लाइफ के इनसिक्योरिटीज से, वरीज से भाग नहीं सकते तो अनटिल एंड अनलेस आप कुछ टाइम के लिए एक पॉज नहीं लेते। तो सिमिलर आप एक पोअम भी अपने क्लास 12th में करोगे तो ऐसे ही एक सिमिलर आइडिया को पोर्ट्रे कर रहा है। कौन सी पोअम है जरा जल्दी से, इनकेस आपने वो पढ़ ली हो। तो एस्केपिज्म एज अ साइकोलॉजिकल रिफ्यूज, एस्केपिज्म का तरीका ढूंढता है मॉडर्न मैन ताकि इस वॉर लाइक सिचुएशन, नॉट वॉर लाइक एग्जैक्टली बट देन जितनी भी इनसिक्योरिटीज, एंग्जाइटीज, वरीज उसकी लाइफ में है उससे वो टेम्पररी बेसिस पर एक शेल्टर चाहता है, एक रिफ्यूज चाहता है। तो ये थीम्स आप इस चैप्टर में देखोगे। इसके अलावा भी बहुत सारी थीम्स हो सकती हैं, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दो कौन सी थीम्स है। अब हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पूरा समझते हैं, ठीक है। तो चैप्टर देखो, मैंने ऑलरेडी अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम डिस्क्लोज कर चुकी हूँ। चार्ली इज द प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट वर्ड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन केस आपको नहीं पता है कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट, तो हम अपने चैप्टर के मेन कैरेक्टर को बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, राइट। चैप्टर शुरू कैसे हो रहा है? द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यू यॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू यॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। ये क्या अजीब सा इंट्रो है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, अथॉरिटीज के मेंबर्स हैं, आप ऐसे समझ लो जो न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन का पूरा जो आपको नेम्स ये दिए हुए हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, रेल रोड यानी कि रेलवेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई वी विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, कि भाई हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि वी नेवर बिल्ट एनी थर्ड लेवल, सिर्फ 2 ही लेवल्स बनाए हैं। अब इसका क्या मतलब है? 2 लेवल्स बनाए हैं, ये क्या कुछ गेम के लेवल की बात हो रही है? वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 2 ही फ्लोर्स हैं। कोई यानी कि कोई ना कोई ऐसा सजेस्ट कर रहा है, सामने से ऑफर कर रहा है कि नहीं भाई तुम्हारे इस रेलवे स्टेशन में 3 फ्लोर्स हैं, पर वो सामने से कह रहे हैं कि भाई हमने बनवाए ही नहीं है 3, कहाँ से होंगे, 2 ही फ्लोर्स हैं, राइट। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं कि 3 है, मुझे पता है कि 3 है ना। तो आई कौन है यहाँ पर? आई इज चार्ली। तो चार्ली यहाँ पर बार बार इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि भैया 2 नहीं 3 फ्लोर्स हैं, राइट। बिकॉज आई हैव बिन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं गया हूं उस फ्लोर पर। मैं थोड़ी कोई, बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि सोया नहीं हूं मैं, राइट, नींद में नहीं चल रहा हूं, मैं गया हूं उस फ्लोर पर। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd फ्लोर पर मैं गया हुआ हूं। यस, आई टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। और जब कोई मानने को रेडी नहीं था इस बात को, तो फिर चार्ली ने ये बात भी एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, मैंने फिर एक ऑब्वियस स्टेप लिया। मैं अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को देखने गया ना। साइकियाट्रिस्ट कौन होता है? जो दिमाग के डॉक्टर्स होते हैं उनको साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है। तो वो अपने एक फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास गए और उनको दिखाया, राइट, क्योंकि लोग इस बात पर बिलीव करने को रेडी नहीं थे कि भाई जहां 2 फ्लोर्स हैं जिस स्टेशन में, वहां पर चार्ली ये बात रख रहे हैं, असर्टिवली बोल रहे हैं कि नहीं भाई 3 फ्लोर्स हैं। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और यहाँ पर चार्ली ने जब उसको बताया कि भाई मैं कह रहा हूं कि वहां 3 फ्लोर्स हैं, सैम ने क्या बोला कि देख भाई चार्ली, ऐसा है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कत है, तो ये कुछ नहीं, बस वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है तुम्हारा, और कुछ नहीं।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अक्सर आपसे इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है, आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ लिया जाता है, या फिर आप अपने आंसर्स में इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। लगना चाहिए ना कि चैप्टर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। तो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब है कि तुम ना बस अभी फिलहाल ऐसा समझो कि बिल्कुल दिन में सपने देख रहे हो। इसका मतलब है अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। कुछ नहीं है, तुम बस हैलुसिनेट कर रहे हो, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तुम एक ऐसे टाइम के बारे में सोच रहे हो, एक ऐसी जगह के बारे में सोच रहे हो जहां तुम जाना चाहते हो, जहां तुम होना चाहते हो। एक प्लेजेंट विश है ये तुम्हारी और कुछ नहीं। ऐसा कोई जगह एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसके बारे में तुम दुनिया को बता रहे हो। He said I was unhappy, और उसने क्या, बाकी उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या कंटिन्यू करा कि तुम ना खुश नहीं हो अपनी लाइफ। खुश नहीं हो लाइफ से का क्या मतलब है? That made my wife kind of mad। और डेफिनेटली भाई अब चार्ली की वाइफ को तो गुस्सा आएगा ही ना कि ऐसे कैसे बोल दिया कि खुश नहीं है। सब कुछ तो टाइम पर हो रहा है, हर चीज इनके हिसाब से हो रही है। मे बी इस तरीके का एक ओपिनियन उन्होंने दिया हो कि ऐसे ऐसे कैसे ये खुश नहीं है। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity। important line। लेकिन सैम जो है उनका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उसने बोला कि अरे अरे भाभी जी गुस्सा नहीं होने का, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली सफर कर रहा है मॉडर्न वर्ल्ड जो कि भरा हुआ है हर तरह की इनसिक्योरिटीज से, फियर से, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कि अगले मोमेंट में पता नहीं हम कहाँ होंगे, राइट? हम जो सोसाइटी ने सेट आइडियल दिया है वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लाइफ के एक्सपेक्टेशंस जो है उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम लाइफ में स्टेबल हैं या नहीं। हर तरह की इनसिक्योरिटीज एंड फियर का विक्टिम है हमारा चार्ली। और एक्चुअली में चार्ली यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान की बात नहीं हो रही, हर उस मॉडर्न मैन की बात हो रही है तो ये सारे इमोशंस से सफर कर रहा है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और सिर्फ यही एक पॉइंट है जो चार्ली अचीव नहीं करना चाहता। आई मीन चार्ली ये सबसे दूर भागना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम ऑल दीज फीलिंग्स। बस यही मैं कह रहा हूँ, ये साइकियाट्रिस्ट ने अपने डिफेंस में बोला। वेल हु डजंट? चार्ली ने यहाँ पर बोला कि कौन नहीं चाहता, कौन एस्केप नहीं चाहता, सबको चाहिए। हर कोई तो थक हार के, देखो तुम लोग भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी तो मन करता है कि यार काश एक ऐसा मोमेंट आए जब हम लोग पढ़ना लिखना छोड़ दें। एक मोमेंट तो ऐसा हो जहां पर हम चैन की सांस लें ना, जब कुछ ना हो करने को, एकदम पॉज हम ले लें छोटा सा लाइफ, राइट? तो चार्ली यहाँ से क्वेश्चन रेज करता है, वेल हु डजंट? किसे नहीं चाहिए ये एस्केप? एवरीबडी आई नो वांट एस्केप, है ना? जिसको भी मैं जानता हूँ सबको एस्केप चाहिए ही चाहिए। हर कोई ये मॉडर्न लाइफ इनसिक्योरिटी से दूर जाना चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल। लेकिन हर कोई थोड़ी, मतलब सिर्फ मेरे साथ ही ये हुआ है कि मुझे थर्ड फ्लोर नजर आ रहा है या मैंने थर्ड फ्लोर एक्सपीरियंस किया है, सबके साथ तो नहीं है। हर कोई जाके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में भटक तो नहीं रहा है, राइट? तो हमारे लिए लोकेशन हमें पता चल गई है कि कंफ्यूजन कहाँ से हुआ है। चार्ली को बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच इज इन न्यूयॉर्क, बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां पर बने हुए हैं सिर्फ 2 फ्लोर। चार्ली को नजर आ रहे हैं 3 फ्लोर्स, राइट? वो ऐसा कह रहा है कि मैं 3rd फ्लोर पर जाकर आया हूं, लेकिन कोई उसकी बात मानने को रेडी नहीं है। और उसने सबके कहने पर खुद को साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया है। साइकियाट्रिस्ट ने ये रिवील किया है कि देखो कोई इशू नहीं है, बस ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है, जिसमें कि चार्ली की वाइफ गुस्सा हो जाती है और साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इट इज अबाउट द मॉडर्न लाइफ क्राइसिस। मॉडर्न लाइफ में, अभी की दुनिया में जो भी इनसिक्योरिटीज है, ये एक रेस है, फियर है, वरीज है, ये सब चार्ली नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। वो एक तरह का रेफ्यूज उसको चाहिए, एक एस्केप चाहिए, और इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ हैलुसिनेट कर रहा है। वो इमेजिन कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट्स द 3rd लेवल। तो यहाँ पे 3rd लेवल जो है वो 3rd फ्लोर की बात हो रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। But that's the reason he said, and my friends all agreed। बस सबने यही बोला, I mean साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने ये बोला और हर कोई उसकी बात पर अग्री कर गया। Everything points to it, they claimed। सबने बोला यार देखो सारे सबूत जो हैं इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। My stamp collecting, for example, उनके लिए, ये फ्रेंड्स के लिए बेसिकली चार्ली अपने फ्रेंड्स का ओपिनियन यहाँ पर दिखा रहा है
कि वो कहते हैं कि मैं जो भी एक्शंस करता हूं या मेरी जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो इसी तरफ हिंट कर रहे हैं, भाई तुझको फिलहाल एक एस्केप चाहिए, ब्रेक चाहिए लाइफ से। ओके, अब इसके लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल रेस किया कि देख भाई, जैसे तेरा क्या है, स्टैम्प कलेक्टिंग जो हॉबी है, हम लोग अपनी हॉबीज को फॉलो क्यों करते हैं? बिकॉज वी लाइक इट, राइट। हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो कुछ बच्चों को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को स्केचिंग, नॉट जस्ट बच्चे बट देन एवरीवन, राइट। मेजॉरिटी यही करते हैं कि किसी को कुकिंग बहुत पसंद होता है तो वो उनके लिए एस्केप हो जाता है, किसी को पेंटिंग पसंद होता है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद होता है, राइट। तो हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हॉबी जरूर लेकर चलता है जिससे थोड़ी देर के लिए सही लाइफ के स्ट्रेसेस से वो दूर रहे। तो यहाँ पर चार्ली के फ्रेंड्स ने उसके स्टैम्प कलेक्शन की इस हॉबी को एग्जाम्पल के तौर पर बताया दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, इसका जो स्टैम्प कलेक्शन है ना वो एक टेम्पररी रिफ्यूज है। मतलब क्या इसका, कि तुम टेम्पररी, देखो ऑब्वियस है कि आप सारा टाइम तो अपनी कोई हॉबी, बहुत लकी होते हैं वो लोग जो अपनी हॉबी को ही अपना करियर या प्रोफेशन बना लेते हैं ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है टेंशन की, फिर तो ऐसा कुछ सफर ही नहीं करना पड़ेगा, राइट, 95% केसेस में। लेकिन हर टाइम के लिए वो स्टैम्प कलेक्शन से तो अपना लाइवलीहुड नहीं चला पाएगा, तो टेम्पररी रिफ्यूज है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी शेल्टर उसको मिलता है, कुछ टाइम के लिए वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड एंजाइटी से दूर हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब इसके डिफेंस में चार्ली क्या बोलते हैं, हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उनको तो किसी तरीके का रिफ्यूज नहीं चाहिए, टाइम में वो थे, वहां तो कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी, वो प्री वॉर वाले पीरियड में थे, वहां तो किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं, कुछ भी नहीं था। Things were pretty nice and peaceful in his day. उनके दिनों में तो चीजें बड़ी पीसफुल थी, बहुत अच्छी हुआ करती थी। From all I hear and he started my collection, right? जितना मुझे पता है, और उसी को देखते देखते मैंने भी अपना कलेक्शन शुरू किया था। It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. और फिर वो एकदम से उनके कलेक्शन की बात करने लगता है। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन था उनका, राइट। यूएस के जितने भी फर्स्ट डे कवर्स थे सब कुछ वो आराम से कलेक्ट कर लेते थे, बहुत मजे से। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट तक ये करते थे, तो क्या उनको भी ऐसा कुछ होता था? वो भी एस्केप, उनको भी चाहिए था एस्केप। तो मे बी यहाँ से जैक फिनी ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके का जो एस्केप है ना, ये टेम्पररी रिफ्यूज जो है वो सिर्फ चार्ली तक लिमिटेड नहीं है, वो एक कॉमन मैन है। चार्ली इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जो एक कॉमन मैन के साथ साथ इतने बड़े डिग्निटरीज, इतने बड़े पर्सनालिटीज भी सफर करते हैं मे बी, क्योंकि हर कोई अपनी हॉबी को फॉलो करता है, पैशन को फॉलो करता है, ऐसा कोई ना कोई एक्टिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहता है जिससे उनको कुछ मोमेंट के लिए टेम्पररी रिफ्यूज मिल सके। तो मे बी ये मेरा ओपिनियन है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का यहाँ पर जो एडिशन इन्होंने किया है जैक फिनी, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाने के लिए किया है कि यार ऐसा रिफ्यूज तो हर कोई चाहता है, चाहे कोई छोटा इंसान हो, कोई कॉमन पर्सन हो या कोई बड़ी पर्सनालिटी हो। और उन्होंने चार्ली के थ्रू ये कन्वे भी कर दिया कि मेरे साथ ही क्यों है फिर ऐसा, मेरे ग्रैंडफादर को किस बात का रिफ्यूज चाहिए था, उनका टाइम तो बहुत अच्छा था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को किस बात की कमी थी, भाई प्रेसिडेंट थे वो, उनको क्या चाहिए, वो भी स्टैम्प कलेक्शन उनको पसंद था, तो क्या वो भी टेम्पररी रिफ्यूज चाह रहे थे, उनको भी किसी बात से भागना था, उनको भी कोई एस्केप चाहिए था। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो फिर चार्ली ये बात बोलता है कि चलो जो भी हुआ, अब मैं तुमको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था स्टोरी बीच में से कहीं से उठा के हमें प्रेजेंट कर दी गई, लेकिन अभी हमें चार्ली जो है पूरा A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करेगा कि भाई प्रॉब्लम हुआ क्या था, ऐसा क्या उसने फील किया, ऐसा क्या उसने एक्सपीरियंस कर लिया ग्रैंड सेंट्रल में जिसकी वजह से इतना केओस है हर तरफ। चार्ली को लोग बोल रहे हैं कि भाई इट्स जस्ट योर हैलुसिनेशन एंड इमेजिनेशन, दैट इज इट। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। अब वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, वो बोल रहा है यार एक रात मैं ऑफिस में लेट हो गया था, नॉर्मल, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं, आप लोग लेट हो जाते हो। तो समर्स का टाइम था, मैं लेट हो गया एंड आई वॉज इन अ हरी टू गेट uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब ऑब्वियसली लेट हो गए तो घर जाने की जल्दी होगी, तो यहाँ पर चार्ली ने क्या डिसाइड किया, चार्ली ने डिसाइड किया
कि मैं जो हूँ ग्रैंड सेंट्रल से एक सबवे, अब रास्ता वहां से पकड़ूंगा ग्रैंड सेंट्रल से, क्योंकि वो बस से काफी तेज चलती है। बेसिकली मैं ट्रेन ले लूंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज बस से पहले वो मुझे घर पहुंचा देगी। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे नहीं पता भाई कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों मैंने उस दिन बस नहीं ली, क्यों मैं ट्रेन से जाने का सोचा मैंने। ये चार्ली सोचने लगा था, एंड जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। ओ पीछे मैंने चार्ली में CHARLIE लिख दिया है, अलग अलग नेम्स का अलग अलग स्पेलिंग होता है, तो आप प्लीज ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे अपनी बुक के हिसाब से, CHARLEY, राइट। तो अब यहाँ पर चार्ली अपने बारे में अपने आप को प्रेजेंट करता है। बेसिकली ही सेज आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, भाई मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा नाम है चार्ली, ठीक है, और मैं 31 ईयर्स का हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट, और मैंने एक टैन कलर, टैन थोड़ा सा ऐसा समझो कि ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर होता है, राइट, इस तरीके का गैबर्डीन सूट उन्होंने पहना हुआ है। तो वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और एक इस तरीके की हैट मैंने पहनी है, उसका बैंड बड़ा ही फैंसी है, ठीक है, बहुत ही स्टाइलिश बैंड है उसका, यहाँ पर जो एक स्ट्रिप टाइप की लगी होती है, दैट इज बैंड। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मैं बहुत से ऐसे लोगों के बीच से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी बातों से लग रहा है कि वो वैलिडेशन चाहता है हमसे कि भाई देखो मुझ में और बाकी लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं भी उन्हीं के जैसा हूं। तो फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वाई एम आई एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और हाँ, मैं बता दूं, वो डिफेंस में कह रहा है कि मैं किसी चीज से एस्केप नहीं चाह रहा था, मैं बस दिन भर काम करके थक चुका था, मुझे अपने घर जाना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ के पास जाना था, मेरी लुइजा के पास जाना था। तो ये तो नॉर्मल है, हर ऑर्डिनरी मैन का यही होता है। इनफैक्ट हर इंडिविजुअल जो वर्किंग आवर्स अपने कंप्लीट करके घर जाता है, वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द घर पहुंचे, अपने फैमिली मेंबर्स से मिले, एंड जस्ट टू कॉल ऑफ द डे, राइट, कि भाई बस खत्म दिन आज का हमारा, आगे बढ़ते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। अब वो कहाँ गए? ग्रैंड सेंट्रल पहुंचे, उन्होंने पूरा अपना रास्ता जो है डिस्क्राइब किया। कहाँ से गए वो? वैंडरबिल्ट एवेन्यू। ये सब नेम्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं जो कि आपसे पूछ ले कि भाई कौन सी गली से वो मुड़े, किस स्ट्रीट से वो गए, किस लेन से वो गए, नहीं है। अगर कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, आप अपने आंसर्स में यू कैन यूज दीज टर्म्स। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, ठीक है, वो ग्रैंड सेंट्रल पहुंचे इस एवेन्यू से होते हुए, जिसका नाम है वैंडरबिल्ट, और फिर वहां से उन्होंने स्टेप्स सीढ़ियां ली, वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर आपको ट्रेन्स का नाम भी दिया हुआ है, फर्स्ट लेवल पर आपको 20th सेंचुरी वाली ट्रेन मिलती है, नाम है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, जैसे हमारे पास अलग अलग ट्रेन्स होती हैं, उनके नेम्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बोला है कि आप वहां से 20th सेंचुरी वो ट्रेन ले सकते हो। Then I walked down another flight. फ्लाइट हम ग्रुप ऑफ स्टेयर्स को बोलते हैं, बहुत सारी सीढ़ियों का कलेक्शन, उसको फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोला जाता है। फिर वहां से वो सेकंड लेवल, सेकंड फ्लोर के पास, सेकंड फ्लोर के लिए वो गए, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से सब अर्बन ट्रेन्स निकलती हैं, रेजिडेंशियल, राइट, सब अर्बन आप समझो, सब अर्बन अगेन जैसे यहाँ पर 20th सेंचुरी की ट्रेन्स निकल रही थी, यहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स प्रॉब्ली जो शायद सारे रेजिडेंशियल एरियाज तक पहुंचाती है लोगों को। Ducked into an arched doorway heading for the subway and got, और फिर जैसे ही मैं ये सेकंड फ्लोर से होता हुआ निकला, डग्ड इनटू का मतलब होता है बेंट डाउन, होता है ना कई बार आपकी हाइट अगर लंबी है और इस तरीके का कोई रास्ता है, इसको बोलते हैं आर्च्ड डोरवे। मान लो ऐसा कोई रास्ता है, तो कोई जो लंबा सा इंसान होगा, चार्ली हैड अ गुड हाइट, राइट, तो वो यहाँ से बेंड होकर गया, राइट, यहाँ से वो झुक कर निकला, तो उस पोजिशन को, उस मूवमेंट को बोलते हैं डग्ड इनटू, ठीक है। इस डोरवे से होते हुए वो निकले, हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे का वो यूज करना चाह रहे थे लेकिन वो खो गए, चार्ली गॉट लॉस्ट, चार्ली यहीं खो जाता है। तो ऐसा समझ लो वो हैरी पॉटर का जैसा सीन हो गया बिल्कुल, वो प्लेटफॉर्म में जैसे ही एंटर करता है तो एकदम गायब हो जाता है, बाकी रियल दुनिया वालों को क्या पता ये कहाँ गए, कहाँ इन्होंने एंट्री ले ली, है ना। तो कुछ ऐसा ही हो गया चार्ली के साथ, पता नहीं वो इसके बाद कहाँ गुम हो गए। दैट्स इजी टू डू,
लेकिन चार्ली कहते हैं कि भाई बहुत आसान है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खोना, कि मैं कभी इधर, बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं इधर से निकलता हूँ तो होता है कई बार बहुत बड़ी जगह होती है तो आप एक जगह से निकलते हो कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे अब एग्जिट कहाँ से लेना है, होता है कई बार, है ना। मेट्रो स्टेशन से अगर आप ट्रैवल करते हो तो अनटिल एंड अनलेस आप यूज्ड टू हो, कई बार बहुत बड़े स्टेशन में जो जंक्शंस होते हैं वहां कितना कंफ्यूजन होता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन में क्रॉस करना हो तो घूम फिर के आप वहीं आ रहे होते हो एंड सो ऑन, अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं कभी भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से अंदर बाहर निकल ही जाता था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, कि इतनी बार आना जाना करता हूं मैं, या फिर भी मैं नए रास्तों से निकल रहा होता हूँ, हर बार एक नया रास्ता मेरे सामने आ जाता है। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. वो कह रहे एक बार तो मैंने एक ऐसा टनल पकड़ लिया था कि मुझे जाना कहीं और था, राइट, और वो टनल एटलीस्ट 1 मील लंबा टनल था और मैं निकला कहाँ पर, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में जाके निकला। तो इतना ज़्यादा फैला हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, हर जगह से कनेक्टेड था, जहाँ जाना चाहता हूँ अक्सर वहाँ जाके खो जाता था और दूसरी जगह पहुँच जाता था। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और एक बार तो ये तक हो गया कि मैं कहाँ पहुँच गया, एक ऑफिस बिल्डिंग में ऑन 46th स्ट्रीट, जो कि वहाँ से अराउंड 3 ब्लॉक्स दूर था। तो मेरे साथ ये नॉर्मल था, मैं खो जाता था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमें लग रहा है कि कुछ सस्पेंस है, लेकिन चार्ली के लिए एक बहुत ही कॉमन उसकी लाइफ का पार्ट था ये खो जाना, राइट। टाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और यहीं से चार्ली जो है ना अपना एक एक्सपीरियंस बोलता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से ना उन्होंने एक इमेजरी ड्रॉ कर दी हमारे दिमाग में, वो खुद तो इमेजिन कर रहे हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक पेड़ जैसे बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। जैसे रूट्स बढ़ते हैं, स्टेम्स बढ़ती हैं, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे नए नए कॉरिडोर्स एंड डोर्स जो है या स्टेयर केसेस एकदम रूट्स के जैसे अलग अलग जगहों से फैल रहे हैं। इट्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park. अब वो बोल रहे हो सकता है भाई कोई लॉन्ग टनल हो जो इस मोमेंट में इस पर्टिकुलर एरिया से गुजर रही हो, या हो सकता है कोई सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही हो। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. और यहाँ पर चार्ली जो है थोड़ा सा आप देखोगे इनकी बातें ना कुछ नॉर्मल नहीं लग रही हैं, कुछ तो इधर उधर की बातें ये करने लगे हैं, तो एकदम से वो बोलते हैं कि हो सकता है इतने सारे लोगों के लिए ये ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट रहा है। कितने लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, है ना, एक एग्जिट का पार्ट ये रहा है, अ वे ऑफ एस्केप। एस्केप समझ रहे हो यहाँ पर, टू रन अवे फ्रॉम सम प्लेस, राइट, किसी जगह से निकलना, किसी जगह से भागना, राइट। तो ग्रैंड सेंट्रल जो है एक एस्केप उनको देता है लोगों को। तो यू नेवर नो, क्या पता मैं इस टनल में इसी वजह से पहुंचा, इसी के थ्रू पहुंचा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने कभी भी अपने साइकियाट्रिस्ट से ये बात डिस्कस नहीं की कि ये सभी के लिए एक एस्केप है एंड सो ऑन। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग बातें चार्ली यहाँ पर कर रहा है, और अब क्योंकि ये खो चुका है, इसको नहीं पता है, तो ये इस टनल में आगे बढ़ रहा है और हमें भी ये डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई मैं एग्जैक्ट अब कहाँ पर हूँ। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब जिस टनल में, जिस कॉरिडोर में ये एंटर कर चुके थे, वो देखो किस तरह से एंगलिंग लेफ्ट का मतलब क्या है, मान के चलो कि आप इस पोजीशन पे यहाँ पर खड़े हो, तो ये लेफ्ट की साइड टर्न कर रहा था, एंगलिंग लेफ्ट। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि लेफ्ट साइड अब इनको टर्न करना है, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और थोड़ा सा डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ। तो चार्ली को लगा तो कि यार मैं शायद गलत जा रहा हूँ, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो वॉक करते रहे। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास सोल। मुझे सुनाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही फुटस्टेप्स की आवाज़, एंड आई डिडंट पास अ सोल, मतलब एक भी इंसान मेरे रास्ते में मुझे नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि मेरा किसी से भी इनकाउंटर नहीं हुआ, कोई भी इंसान मुझे उस रास्ते पर दिख ही नहीं रहा था। heard that sort of head, that means open space and people talking, और सडनली ना मुझे अचानक से बड़ी तेज से आवाज़ आई, एज इफ बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और एकदम से टनल जो है वो लेफ्ट टर्न लेता है, वो दिखता है उन्हें कि लेफ्ट की तरफ एक रास्ता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd level एट
और मैंने वो सारी सीढ़ियां पकड़ी, नीचे की तरफ वो सीढ़ियां जा रही थी और देखता हूं कि मैं एक नए फ्लोर में पहुंच गया हूं विच इज देयर इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो व्हाट डू यू थिंक, देखो यहां वो पहुंच गए हैं थर्ड फ्लोर पर, तो उनकी बातों से आप क्या जज कर रहे हो कि क्या सच में ये किसी मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं? कहाँ है एग्जैक्टली चार्ली? अभी तक तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये इमेजिनेशन की दुनिया है, राइट? लेकिन आगे देखो क्या होता है। तो जस्ट मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, इसके फ्लोर्स आप ऐसे समझो कुछ इस तरह से कि भाई ये पहला फ्लोर, फिर ये सेकंड फ्लोर, और फिर उसके बाद नीचे जाके थर्ड फ्लोर आया है। तो चार्ली को लगा कि मैं शायद सेकंड फ्लोर पर हूँ। आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन अब इन्होंने ना थर्ड लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये थर्ड लेवल है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई उसको कैसे पता चला कि वो एक अलग फ्लोर में है? वो तो खो गया था, उसे कैसे पता कि फ्लोर अलग हो चुका है? तो यहाँ पर चार्ली ने क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि द रूम वॉज स्मॉलर कंपेरेटिवली। जो ये रूम्स थे थर्ड फ्लोर के, थर्ड लेवल के, वो छोटे थे, है ना, बहुत ग्रैंड, बहुत ह्यूज। कंपैरिजन ड्रॉ किया, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, जितने टिकट विंडोज सेकंड फ्लोर में थे उससे काफी कम टिकट विंडोज यहाँ पर थे। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जहां से वो इंफॉर्मेशन बूथ, जहां से आप टिकट कलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो, वो काफी ओल्ड स्टाइल्ड लग रहा था, वुड का बना हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो आदमी उस बूथ में बैठा था उसने ग्रीन आई शेड पहने थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, स्लीव प्रोटेक्टर्स देखो आजकल गर्मियों में भी लोग पूरा पहन के रखते हैं, यहाँ तक सनबर्न ना हो जाए, टैन ना हो जाए, राइट, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस इंसान ने भी ऐसा ही ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। तो ये सारे डिफरेंसेस आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, इनकेस आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्या डिफरेंस है, कैसे आइडेंटिफाई किया चार्ली ने थर्ड लेवल को। लाइट्स वर डिम, लाइट्स बहुत डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब है कि कभी वो बुझ रही थी, कभी वो जलती हुई दिख रही थी, राइट। एक स्टिल मोशन में, आई मीन स्टिल पोजिशन में वो नहीं थी, कंटिन्यूस मूवमेंट में थी। आई सॉ व्हाई, और फिर मुझे समझ में आया अच्छा क्यों ये फ्लिकर कर रही थी, बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह के ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। तो ये काफी एंटीक एक डेकोरेशन है, पीस ऑफ डेकोरेशन, या कह लो एंटीक स्टाइल्ड आपका गैस लाइट है, राइट। तो ये सब चीजें बार बार चार्ली को कंफ्यूज कर रही थी कि यार मैं एग्जैक्टली हूं कहां पर। उसके बाद और क्या वहां पर देखा, ये भी आप ऐड करोगे अपने उसी क्वेश्चन पे कि क्या थर्ड लेवल में अलग अलग चीजें चार्ली ने देखी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। स्पिटून्स क्या होता है, ये है स्पिटून्स, ठीक है, जहां पर कि आपने आई एम श्योर कोई भी रिसेंट मूवी में ये कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जिसमें कि आप लोग स्पिट करते हो, है ना, आप जो भी च्यू कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, आप उसको स्पिट करते हो, ये उसके लिए होता है। और ये कवर्ड रहता है, ऐसा नहीं कि इसको खुला रखेंगे अनहाइजीनिक हो जाएगा, राइट। तो ये कवर्ड रहता है। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज अ ग्लिंट ऑफ लाइट? ग्लिंट ऑफ लाइट मतलब समझो ऐसा करके एक चमक, एक फ्लैश आता है रोशनी का, जिसमें आप ऐसे करते हो, है ना। तो सडनली चार्ली को वो ग्लिंट ऑफ लाइट आया, और वो किसकी वजह से आया? अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी क्या कर रहा था, अपनी वेस्ट पॉकेट से छोटी सी एक वॉच निकाल रहा था। गोल्ड वॉच थी, इसलिए वो रिफ्लेक्ट करा उसने लाइट को, और इसी रीजन से चार्ली की आंखों में वो फ्लैश आया। He snapped open the cover, और वो कौन सी वाली वॉच जो आपने देखा होगा कि कपड़ों में इस तरह से, दिस इज द पॉकेट, देखो मैं ड्राइंग ना बनाऊं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो वॉच वो अंदर पॉकेट से निकालते हैं, तो जैसे ही उन्होंने वो पॉकेट से निकाला, वो फ्लैश चार्ली की आंखों पर पड़ा, उसने वो उसका ओपन किया, राइट। यहाँ पे लिखा है ना, स्नैप्ड ओपन द कवर, कवर ओपन किया, टाइम चेक किया होगा, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, ये वही है, एक लुक दिया उसने अपनी वॉच को, ऐसा तो नहीं कि बहुत देर तक घूरा, क्विक लुक दिया, टाइम देखा, एंड फ्राउंड, और मे बी उसको लेट हो रहा था या क्या था मे बी, तो एक फ्राउनिंग थी उसका, इस तरह से उसने स्ट्रेस थोड़ा सा दिया, फ्राउंड आईज, जब ये सारे के सारे जो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं। एंड ही वोर अ डर्बी हैट, उसने इस तरह की एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लपेल्स, राइट, एक डिफरेंट सूट उसने पहना था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। नाउ हैंडल बार मस्टैच क्या होता है? एक डिफरेंट तरह की मूछ थी उसकी, यानी कि आपने डेफिनेटली इस तरह का पर्सनालिटी, आई मीन इनको कौन नहीं जानता है ना, इनकी जो मूछें हैं इसको बोला गया है हैंडल बार मस्टैच, राइट।
Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और फिर चार्ली को डाउट तो हो रहा था, तो उसने सब कुछ देखा आसपास, लोग सब अजीब सा एकदम एंटीक सा ड्रेसअप में क्यों है ना, कि 1890 वाला टाइम है क्या, ऐसा क्यों इन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है। आई नेवर सॉ सो मेनी बेड्स, इतने बेड्स मैंने कभी नहीं देखे थे। साइड बर्न्स क्या होते हैं, साइड बर्न्स होते हैं, हमने देखा होगा बुशी हेयर वाले जो लोग होते हैं, आदमी स्पेसिफिकली, उनके यहाँ पर जो बहुत ज्यादा हेयरी होता है ना, उसको साइड बर्न्स बोला जाता है। ये फैंसी मस्टैचेस, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी को। ये कहाँ से अचानक से लोग आ गए इतने सारे, और इतने डिफरेंट और वियर्ड ड्रेसिंग स्टाइल था उनका। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, फिर सामने से एक वुमन आती है, एक लेडी आती है, देखो उसको भी ऑब्जर्व किया है चार्ली ने। मेन विल बी मेन, है ना। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। अब यहाँ पर उसने क्या पहना था, इस तरीके की एक ड्रेस पहनी थी, और आप अगर इसके स्लीव्स को देखोगे तो वो किस तरीके के स्ट्रक्चर है स्लीव्स का, कुछ इस तरीके का, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, थोड़ा ज्यादा ये पतला सा हो गया। तो इस तरीके के स्लीव्स को बोला जाता है लेग ऑफ मटन स्लीव्स, राइट। सो एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और प्रॉपर एक ऐसा ना विक्टोरियन टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ड्रेसेस का, उस तरीके का कुछ स्टाइल यहाँ पहना था, काफी पुराने जमाने का। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और उसी लड़की के पीछे नजर पड़ती है किस पर, एक लोकोमोटिव पर, एक व्हीकल पर। क्या है ये लोकोमोटिव, यहाँ पर रेल इंजन को बोला है बेसिकली। उसके ना स्टैक पर नजर पड़ती है चार्ली की, स्टैक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। काफी ओल्ड स्टाइल्ड ये स्टैक था। कौन सी कंपनी का, अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। करियर एंड आइव्स में भी कंपनी का यहाँ पर नाम है, कि उस टाइम की कंपनी, आई मीन उसका रेलवे इंजन मैंने देखा विद फनल शेप्ड स्टैक, और इसका जो स्टैक था वो फनल शेप्ड था। एंड देन आई न्यू, तब मेरे दिमाग की घंटी बजी, किस बात के लिए, मेक श्योर, मतलब अभी तक रिवील नहीं किया है चार्ली ने, लेकिन फिर उसने श्योर होने के लिए कि भाई मुझे थोड़ा थोड़ा तो उसको समझ में आ गया था कि क्या गड़बड़ हुई है, पर वो कंफर्म होना चाहता था। आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय के पास गया जो न्यूज़पेपर सेल करते हैं, एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों पर जो पेपर्स का पूरा स्टैक था, स्टैक इज बंडल, ठीक है, एक के ऊपर एक बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उसको स्टैक बोला जाता है। तो जब उसने देखा वहां पर पेपर, पता है कौन सा था, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इट वॉज द वर्ल्ड, द वर्ल्ड ये न्यूज़पेपर का नाम था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर यू, ये पेपर तो बड़े सालों से पब्लिश नहीं हुआ। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उस न्यूज़पेपर में जो लीड स्टोरी थी, मेन स्टोरी थी, वो किसके ऊपर थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के ऊपर। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस in the public library files and it was printed June 11, 1894। ये तो मैं ज्यादा से ज्यादा देख पाता हूँ तो पब्लिक लाइब्रेरीज में देख पाता हूँ, और इस न्यूज़पेपर पर डेट क्या लिखी थी, जून 11, 1894। तो यहाँ पर चार्ली के साथ साथ आपको और हमें भी पता चला कि भाई वो तो 1894 के किसी टाइम में पहुंच चुका है, राइट। ये उसने कंफर्म भी कर लिया। I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। अब यहाँ देखो चार्ली यहाँ पे घबरा नहीं रहा है, वो खुश हो रहा है कि वाओ मैं कंफर्म हो गया कि मैं 1894 के टाइम में हूँ, और यहाँ से तो मैं अपनी वाइफ लुइजा के साथ कहीं भी जा सकता हूँ। स्पेसिफिकली देखो वो क्या बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी जगह पर मैं जा सकता हूँ इन द ईयर 1894 में। And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे गेल्सबर्ग जाना है, ठीक है। गेल्सबर्ग उनके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, जो कि कौन से टाइम का, 1894 का। क्यों सोचा होगा चार्ली ने ऐसा, मतलब अगर आप ऐसे कहीं आपका सोचो टाइम ट्रैवल हो जाए कि आप पास्ट के किसी टाइम में चले जाओ, तो थोड़ी बहुत तो घबराहट होगी ना, थोड़ा सा आप परेशान होगे कि भाई मैं प्रेजेंट में कैसे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर चार्ली को जैसे ये बात कंफर्म हुई कि वो 1894 वाले टाइम में है, सच में चार्ली ने टाइम ट्रेवल किया है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंस्टेंट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी वाइफ लुइजा के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहेंगे। तो अब गेल्सबर्ग की बात आते ही देखो चार्ली एकदम से कंटिन्यू करना शुरू करता है, हैव यू एवर बीन देयर, तुम कभी गए हो गेल्सबर्ग। वो कितना एक्साइटेड है। दिस इंसिडेंट रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी भूल भुलैया, जिसमें कि विद्या बालन एकदम से बात करने लग जाती है मोंजुलिका के बारे में, बहुत एक्साइटेड होकर।
है ना। तो ऐसा ही कुछ चार्ली के साथ है। चार्ली, तुम कभी गए हो गेल्सबर्ग? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी वो बहुत वंडरफुल टाउन है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बहुत सुंदर सुंदर ओल्ड फ्रेम हाउसेज है वहां पर, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े गार्डन्स, लॉन्स आपको मिलेंगे, ट्रिमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े पेड़ जिसके ब्रांचेस जो है ऐसे ओवरहेड ऐसे सर पर मिलते हैं, एक रूफ जैसा बना देते हैं स्ट्रीट्स के लिए। एंड इन 1894, और वो तो 1894 में है अभी, तो वो क्या बता रहे हैं कि उस जमाने में तो समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब आज के डेट में जो इवनिंग्स होती है वो तो ऐसे निकल जाती है चुटकियों में, लेकिन उस टाइम के 1894 की समर इवनिंग्स तो बड़े लंबे हुआ करते थे। डजंट मीन कि टाइम बहुत ज्यादा होता था, लेकिन पीपल यूज टू सिट ऑन देयर लॉन्स, वो अपने गार्डन्स में, लॉन्स में बैठा करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, आदमी लोग सब आपस में बात कर रहे हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, पाम लीफ फैंस इनको बोला है, ठीक है, कि वुमेन जो है वो क्या कर रही हैं, पाम लीफ फैंस को वेव करती है। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, हर तरफ फायर फ्लाइज है, जुगनू है, इतना सुंदर सिनारियो है पूरा, इन अ पीसफुल वर्ल्ड। इतना पीसफुल वर्ल्ड है, आज के जैसा नहीं, हसल बसल की टाइम ही नहीं है। फ्री हुए तो फोन चलाया, रील्स देख लिया, बस फिर सो गए, खाना खाया, सो गए, वापस सुबह उठे, वर्किंग स्पेस पर गए, अपने स्कूल में गए, पढ़ाई करी, घर आए, फिर पढ़ाई करी, एंड देन फिर से रील्स चलाया, एंड देन सो गए। आपस में बात करने का ही टाइम नहीं है लोगों को, है ना। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब 1894 के गेल्सबर्ग जाने की बात जब आ रही है तो चार्ली बोल रहे कि भाई मैं वहां अगर जा सकता हूं, वो भी ऐसे टाइम में, 1894 वाले टाइम में, जहां से अभी भी वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, कब हुई थी जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, वो अभी भी 20 साल दूर है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी भी 40 ईयर्स दूर है। तो मैं यहाँ के लिए 2 टिकट्स लेना डेफिनेटली चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस पीसफुल वर्ल्ड में जाना है। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंट केओटिक वर्ल्ड। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फिर वो जाता है क्लर्क के पास, वो फेयर वेयर बताता है, फेयर इज द अमाउंट, द प्राइस, राइट, किराया वो बताता है। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और वो मेरे हैट बैंड को बड़े ऐसे देखते हैं कि ये क्या पहना हुआ है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली क्लर्क तो पास्ट का पार्ट है, राइट, तो वो डेफिनेटली चार्ली के ड्रेसअप को देखकर उसको वियर्ड लगेगा, जैसे चार्ली को वियर्ड लग रहा था, तो वो उसके फैंसी हैडबैंड को ऐसा लुक देता है। बट ओके, एंड आई हैड इनफ, बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर वो अपना किराया वगैरह फिगर आउट करने लगता है। आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और 2 कोच टिकट्स के लिए मेरे पास काफी पैसे थे एक तरफ के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, और जब मैं पैसे काउंट कर रहा था और जब मैंने ऊपर क्लर्क की तरफ देखा, वो मुझे स्टेयर कर रहा था, वो मुझे घूर रहा था। He nodded at the bills, उसने जब बिल्स देखे तो उसने इस तरह से नॉड किया, That ain't money, मिस्टर, ये पैसे नहीं है मिस्टर, ये तुम क्या दे रहे हो मुझे। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, स्किन का मतलब होता है चीट, यू वोंट गेट वेरी फार, बहुत दूर तक भाग नहीं पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और वो कैश ड्रॉर की तरफ इस तरह से लुक देता है। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ली जो है वो प्रेजेंट वाला कैश यूज कर रहा था, और यहां पर अकॉर्डिंग टू चार्ली वो 1894 वाले टाइम पर है, जहां पर डेफिनेटली करेंसी वुड बी डिफरेंट, है ना। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जैसे ही चार्ली ने भी देखा तो जो मनी वहां पर थी वो ओल्ड स्टाइल बिल्स में थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, जितना साइज हमारे आज के करेंसी का है उससे एकदम हाफ साइज था, एंड डिफरेंट लुकिंग, और बहुत ही डिफरेंट। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं एकदम से मुड़ा और वहां से भाग निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, मुझे जेल नहीं जाना है। प्रेजेंट में भी जेल बहुत बुरा होता है, और 1894 का जेल भी बुरा है, उसमें भी कुछ अच्छा नहीं है। तो चार्ली वहां से भाग निकलता है, एंड दैट वाज दैट, ये हुआ था बेसिकली। पर इतनी बहस छिड़ी हुई है शुरू से। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जहां से मैं आया मैं वहीं से चला गया। आई सपोज, ऐसा मुझे लगता है। देखो अब चार्ली की बातें इतनी ट्विस्टेड है कि अगर हम सोचे भी, अभी काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई ये शायद इसने टाइम ट्रैवल कर लिया है किसी रास्ते से ना, डोरेमोन का एनीवे डोर इसको मिल गया और इसने एंटर कर लिया है किसी और वर्ल्ड में। लेकिन जब आप चार्ली का जो डायलॉग है जितने भी, उसमें आप वर्ड्स देखोगे, जैसे यहाँ पर ये बोल रहे आई सपोज, कि श्योर नहीं है कि वहीं से एग्जिट इसने लिया, अभी भी कंफ्यूज्ड है, राइट। तो हमें कई बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि नहीं यार, ये इसकी इमेजिनेशन है, कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ इसका एक एस्केप है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अब अगले दिन इसने क्या किया
इसको प्रॉब्लम क्या आया था, करेंसी का प्रॉब्लम था ना। तो इसने क्या किया, इसने $300 जो है बैंक से निकाले, ठीक है, और जितना इसके पास था वो इसने निकाला, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने टाइम की करेंसी इसने परचेज कर ली। और इससे डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को भी ये बात जब पता लगी होगी तो वो भी गुस्सा हुआ होगा। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। आप यहाँ पर उसने अपने डिफेंस में अपनी पूरी बात को एक्सप्लेन किया है कि ओल्ड स्टाइल मनी आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी डीलर पर मिल जाएगा, बस आपको उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, कमीशन पे करना पड़ता है, जिसको कि इन्होंने प्रीमियम बोला है। अब $300 जब चार्ली ने एक्सचेंज किए होंगे तो क्या $300 ही मिले होंगे? नहीं, उसके बदले में चार्ली को कितना मिला, लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। चार्ली को कितना मिला, लेस देन $200 बिल्स इन ओल्ड स्टाइल करेंसी, ठीक है, पुराने जमाने वाली करेंसी में उसको ऑब्वियसली लॉस हुआ है। यहाँ पर $300 के बदले में 200 से भी कम उसको मिला, राइट। देन ओके, इसको डॉलर, ठीक है, व्हाट एल्स, बट आई डिडंट केयर। चार्ली ने बोला क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है, झेल लूंगा भाई। एग्स वर 13 cents a dozen in 1894। एग्स तो बड़े सस्ते थे, तो मेरे लिए कोई ऐसा मैटर नहीं करता। आज भले ही चार्ली के पास $300 है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है। ऐसा चार्ली, ये मुझे कैसे पता चला? तो चार्ली ने ये बात बोली कि नहीं कोई बात नहीं, अगर लॉस भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1894 वाले टाइम पर ऐसा नहीं था कि इन्फ्लेशन था, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइस राइज था। ये सारे मॉडर्न वर्ल्ड क्राइसिस की चार्ली बात कर रहे थे। ये सब चीजें क्यों हुई, इतनी महंगाई, इतना प्रॉब्लम है ना, इतनी सारी डिजीजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट तो आया ही, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें भी और ज्यादा इमर्ज हुई, राइट। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो फिर लग्जरीज बढ़ी तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ा, और उसके साथ ही एक तरह से देखोगे तो वो जो ब्रिज था ना रिच एंड पुअर्स का, वो भी खत्म होता चला गया, गैप बढ़ता चला गया, और लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, है ना। तो यहाँ पर चार्ली ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्स वर 13 cents a dozen in 1894। एग्स इतने सस्ते थे, 13 cents में एक डजन एग मिल जाते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉस मैं झेल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd level एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन बेचारे को वो कॉरिडोर दोबारा कभी मिला ही नहीं जहां से वो 3rd फ्लोर पर गया था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, ऑल्दो उसने बहुत ट्राई किया, कभी नहीं मिला। तो ये पॉइंट भी हिंट करता है कि शायद ये 3rd फ्लोर सिर्फ और सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन थी। और क्यों मैं बार बार आपको इमेजिनेशन और रियलिटी का ये डिफरेंस बताती चल रही हूँ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, हो सकता है जहां पर देखो इस चैप्टर में ना ब्लंटली आपको कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई ये चार्ली जो है टाइम ट्रैवल कर गया या ये सिर्फ चार्ली का इमेजिनेशन था। परसेप्शन आपको खुद ड्रॉ करना है। मैं आपको वो इंस्टेंसेस प्रोवाइड करूंगी जिसकी मदद से आप अपने आंसर्स को फ्रेम करोगे, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करोगे। सिर्फ इतना कह देने से कि यार नहीं ये सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन थी एंड ब्ला ब्ला, इतना करके नहीं होगा। यू हैव टू प्रोवाइड द इंस्टेंसेस, द इंसिडेंट्स, कि भाई हाँ ये मोमेंट हुआ, इस वजह से हम ये बात बोल रहे हैं। क्लियर? लुइसा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। ऑब्वियसली यार एक वाइफ जो परेशान होगी ही, तो लुइसा बहुत ही परेशान हो गई थी। तो यहाँ से हमें लुइसा के बारे में भी पता चलता है कि शी वॉज अ केयरिंग एंड लविंग वाइफ, है ना, कि वो बहुत परेशान हो रही थी चार्ली को लेकर, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd level एनीमोर। और वो चाहती थी कि अब मैं 3rd level ढूंढना बंद कर दूं, 3rd फ्लोर ढूंढना बंद कर दूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ टाइम बाद ना मैंने छोड़ भी दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। 3rd level तो उसका जो वो ढूंढने का उसको भूत सवार था, वो छोड़कर ही वेंट बैक टू हिज स्टैम्प्स। इसका क्या मतलब है कि एक एस्केप छोड़कर अब वो अपने दूसरे एस्केप पर चले चार्ली, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी हिंट कर रहा है कि डेफिनेटली ये जो 3rd फ्लोर था, 3rd लेवल का जो पूरा स्टोरी था, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन थी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए वो अपने स्टैम्प कलेक्शन से दूर थे। तो ये भी एक इंसिडेंट के तौर पर आप यूज कर सकते हो। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अभी तक तो उन्होंने बोला कि चार्ली ने छोड़ दिया ये सब कुछ, क्योंकि लुइसा उसको रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत करो। लेकिन अब चार्ली कह रहे हैं कि भाई अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं 3rd फ्लोर। ऐसा क्या हो गया हर वीकेंड? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd level इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि 3rd level है। पहले तो मेरी वाइफ मना कर रही थी, अब मेरी वाइफ मेरे साथ 3rd फ्लोर ढूंढ रही है। वाई? क्योंकि उनके पास एक प्रूफ है। क्या प्रूफ है?
माई फ्रेंड सैम वीनर, मेरा जो फ्रेंड है ना सैम वीनर, वो डिसअपियर हो चुका है। Nobody knew where, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय। और मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि यार सैम तो सिटी बॉय है, वो तो हमेशा से शहर में रहा है ना, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं ही उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया हूँ, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और जितनी बार भी मैंने उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया था, उसको हमेशा वो जगह अच्छी लगी थी मेरे थ्रू, and that's where he is, all right, in 1894, और शायद यही वो गया हुआ है 1894 के गेल्सबर्ग में। क्यों वो ऐसा बोल रहा है, चार्ली इसको भी डिफेंड करता है कि बिकॉज वन नाइट हुआ क्या एक्चुअली में, पासिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था, कुछ तो मैं काम कर रहा था, ढूंढ रहा था, बिजी था बहुत ज्यादा। मुझे वहां क्या मिलता है, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या है? तो चार्ली ने बेसिकली यहां पर एक फर्स्ट डे कवर ढूंढा, पर वो पहले हमें बताते हैं कि भाई फर्स्ट डे कवर होता क्या है। तो when a new stamp is issued, जब एक नया स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। होता क्या है कि जब एक स्टैम्प इशू होता है, करंट सिचुएशन क्या होती है किसी भी जगह की, किसी भी रीजन की, तो उस हिसाब से नए नए स्टैम्प्स इशू होते हैं। तो जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं लोग, जो लवर्स होते हैं एकदम, वो क्या करते हैं, एक नया स्टैम्प खरीदते हैं, ठीक है, और एक एनवलप में खुद के लिए मेल डालते हैं। लेकिन फर्स्ट डे कवर में जो उस एनवलप समझते हो, द कवर है ना, एनवलप, दिस इज द पार्ट जहां पर आप एड्रेस वगैरह लिखते हो, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर वो एक लेटर डालते हैं, पर ये जो लेटर होता है ना, ये ब्लैंक लेटर होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं होता, ठीक है, और अपने ही एड्रेस पर ये खुद को भेज देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डे कवर, राइट, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो स्टैम्प रिलीज होता है उसी दिन वो खुद के एड्रेस पर इस एनवलप को भेजते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और वो जो पोस्ट मार्क यहाँ पर स्टैम्प लगा होता है इस तरीके का, वो डेट उसमें मुहर लगी होती है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई फर्स्ट डे कवर इन्होंने परचेज किया। तो ये शौक है लोगों का, दे आर नेवर ओपन, इसको कोई ओपन नहीं करता क्योंकि इसके अंदर कोई लेटर नहीं होता, ये ब्लैंक पेपर होता है, जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन एनवलप, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर होता है, कोई लिटरल मैसेज वैसेज कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर, दैट्स इट। इसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं, राइट। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से एक स्टैम्प यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, अब ये स्टैम्प रिलीज हुआ है, स्टैम्प कलेक्शन करना है, तो ऐसे नहीं कर सकते, सिंगल सिंगल रख लेंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, अब इसको एक प्रूफ के तौर पर कि भाई ये फर्स्ट डे कवर है, इसमें एक एनवलप, बेसिकली एनवलप में स्टैम्प को लगाया, उसके अंदर एक लेटर डाला, ब्लैंक लेटर, और वहां पर एक मुहर लगती है इस तरह से, है ना, और उसमें क्या होता है, डेट आ जाती है, राइट, डेट आ जाती है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि भाई हाँ ये फर्स्ट डे कवर है। तो लोगों के शौक होते हैं, अपने हॉबीज होती है, राइट। ऐसे ही फर्स्ट डे कवर एक चार्ली को मिलता है, ऐसा चार्ली बता रहे हैं। That night among my oldest first day covers, मेरे बहुत सारे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में, I found one that shouldn't have been there, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वहां होना नहीं चाहिए था, but there it was, लेकिन वो वहां पर था। ऐसा क्या मिल गया चार्ली को? It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। ये वहां पर इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को उनके घर के एड्रेस पर ये मेल किया था। That's what the address on the envelope said। और ये मुझे कैसे पता? क्योंकि ये एड्रेस मेरे ग्रैंडफादर का ही था, and it had been there since July 1894। और ये कब से है? 1894 जुलाई 18 से। पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क जो वहां पर लगा, मैंने पीछे आपको इमेज में दिखाया था ना, दैट स्टैम्प, दैट मुहर, राइट, उससे मुझे समझ में आया कि वो पोस्ट मार्क, नॉट स्टैम्प, पोस्ट मार्क से मुझे डेट समझ में आ गई कि हाँ ये उस डेट का है। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ था भी इस कलेक्शन में। तो स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। अब उस स्टैम्प में क्या था, 6 सेंट का वो स्टैम्प डल ब्राउन कलर का, उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की इमेज थी। Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it। Naturally यही होता था कि मेरे ग्रैंडफादर के लिए जो भी ऐसा मेल आता था वो उनके कलेक्शन में जाता था, जब तक मैं उसको निकाल कर पढ़ता नहीं था। तो मैंने इसको ओपन करके पढ़ लिया, ठीक है। अब उस नोट में था क्या, उस मेल में क्या था, देखो डेट लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली
आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब ये आया है चार्ली के ग्रैंडफादर के एड्रेस का, है ना, उसका कलेक्शन में से उनको मिला, अपने कलेक्शन में चार्ली को उनके ग्रैंडफादर के फर्स्ट डे कवर्स में से एक ये मिल गया, है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब उसमें भी फर्स्ट डे कवर्स में तो ब्लैंक लेटर्स होते थे, लेकिन इस फर्स्ट डे कवर में एक रिटन लेटर है और वो किसको एड्रेस कर रहा है, वो चार्ली के लिए है। तो ये थोड़ा सा ब्लेंड कर देता है फैंटेसी और रियलिटी को, कि अगर ये सब कुछ इमेजिनेशन थी तो भाई ये लेटर कहां से आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को डिफेंड करें तो भाई ये भी चार्ली की इमेजिनेशन हो सकती है। उस लेटर में था क्या, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, चार्ली तुम सही कह रहे थे, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, ओके, एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे मिल गया है थर्ड लेवल। आई हैव बिन हियर 2 weeks, मैं 2 हफ्तों से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और अभी ना यहाँ पर डेली स्ट्रीट, डेली हो सकता है किसी के घर का नाम है या किसी के घर के बोला गया कि भाई उसके घर पर या उस गली में कोई पियानो प्ले कर रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और सब लोग वहाँ पर मिलकर जो एंजॉय कर रहे हैं, ये सॉन्ग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे ना लेमनेड के लिए इन्वाइट किया है। Come on back, Charlie and Louisa. आ जाओ वापस Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. ढूंढते रहो जब तक मिल नहीं जाता. It's worth it. Believe me. यहाँ आना एकदम worth it है. यकीन मानो. तो इस लेटर के अकॉर्डिंग Sam was in 1894 वहाँ के गेल्सबर्ग में, and he is requesting Charlie and his wife to come back to ना, और the note is signed और इसके नीचे लिखा है सैम। तो अब आप समझ रहे हो द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि नहीं ये टाइम ट्रैवल अब सैम ने भी कर लिया है ना। अभी तक तो सैम, अब देखो सैम कौन था यहाँ पर, ऑल्दो मैं तो शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ ही इज द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, लेकिन हमें चैप्टर में कहीं पर भी सैम का नाम रिवील नहीं हुआ था, एक्सेप्ट फॉर दैट पार्ट जहां पर चार्ली ने बोला कि सैम वीनर डिसअपियर्ड, सिर्फ इतना हमें बताया था। इवन पहले जब साइकियाट्रिस्ट वर्ड यूज हुआ था तो भी सैम का नाम नहीं था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और जहां स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर जहां पर चार्ली जो है जाते रहते हैं अक्सर, वहां से उन्हें पता चला कि सैम ने $800 का ओल्ड स्टाइल बिल, ओल्ड स्टाइल करेंसी जो है वो खरीदी है, एक्सचेंज की है $800 की। सोचो, दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business। अरे $800 की करेंसी बहुत होती है, कम भी करा होगा तो कितना, एटलीस्ट $600 समथिंग तो मिला ही होगा, और ये काफी है उसको हे फीड एंड ग्रेन के बिजनेस में डालने के लिए। नाउ हे इज दिस सूखी घास, चारा जो कैटल को दिया जाता है, राइट। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और हमेशा से सैम बोलता था कि यार मुझे ये हे ग्रेन और फीड का बिजनेस करने का बड़ा मन था, एंड ही सर्टनली कैन गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और अब अगर ये वहां है 1894 में, तो ये अपने पुराने बिजनेस में तो वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में तो नहीं ये पॉसिबल है, इलिनॉइस इन 1894। क्यों, ऐसा क्यों बोला सैम ने, आई मीन ऐसा क्यों बोला चार्ली ने कि हिज ओल्ड बिजनेस। हमें अभी तक मैंने रिवील कर दिया था, लेकिन आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं पता था कि सैम का रियल काम क्या है। तो यहाँ लास्ट में जाकर चार्ली रिवील करता है कि उसका ओल्ड बिजनेस, Oh, why? Sam was my psychiatrist. Sam ही मेरा साइकियाट्रिस्ट था, जो मुझे बोल रहा था कि भाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एस्केप है तुम्हारा, इट इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट एंड नथिंग एल्स। यू आर टेंस्ड एंड वरिड ड्यू टू इनसिक्योरिटीज ऑफ लाइफ, एंजाइटीज ऑफ लाइफ, और खुद वो टाइम ट्रैवल करके गेल्सबर्ग पहुंच गया है 1894 में। तो ये थोड़ा सा आयरॉनिकल एंडिंग हो गया यहाँ पर, क्या काफी आयरॉनिकल हो गया है। अब आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि सच में चार्ली ने टाइम ट्रैवल किया है? डोंट यू थिंक कि यार बहुत ज्यादा, देखो ये चैप्टर के पर्सपेक्टिव आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो भी आप अपना आंसर लिखोगे, यू हैव टू प्रोवाइड इंसिडेंट्स, यू हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मी ये पूरा का पूरा चैप्टर चार्ली की इमेजिनेशन है। डेफिनेटली देखो कैसे, आपको मैं बताती हूँ कि ये उसके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप है। मैंने आपको बोला था कि मैं चैप्टर के एंड में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये जो थर्ड लेवल था ना, ये चार्ली के लिए एक रिफ्यूज था, एक टेम्पररी शेल्टर था फ्रॉम हार्श रियलिटी।
रियल लाइफ की जो हार्शनेस है, जो क्रूअल रियल लाइफ है हमारी, उससे ना थोड़ी देर का एस्केप चार्ली को मिला थ्रू दिस थर्ड लेवल। ओके, मॉडर्न लाइफ विद इट्स स्ट्रेस एंड फियर फेल्ट अनबियरेबल। हो सकता है चार्ली के लिए इस मॉडर्न लाइफ का पार्ट बनना वुड बी अनबियरेबल, नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहा हो। थर्ड लेवल, अ हैलुसिनेशन ऑफ अ पीसफुल पास्ट ऑफर्ड अ चांस टू एस्केप। ये जो थर्ड लेवल था एक्चुअली में ये एक हैलुसिनेशन, एक इमेजिनेशन थी चार्ली की, लेकिन फिर भी इसने मौका दिया उसको थोड़ी दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपनी रियल लाइफ को भूल जाने का। राइट, अब रियल लाइफ को भूलने का मतलब ऑब्वियसली द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। देयर लाइफ वॉज सिंपलर। उस एस्केप में, उस थर्ड लेवल में वो जो भी सोच रहा था, गेल्सबर्ग के बारे में जो वो सोच रहा था, वहां लाइफ बहुत सिंपल थी, जैसे कि उसके ग्रैंडफादर का टाइम था। इवन इज स्टैम्प कलेक्टिंग, इनफैक्ट थर्ड लेवल की बात ना करें तो स्टैम्प कलेक्शन जो उसकी हॉबी थी वो भी एक तरह से उसके लिए एक छोटा सा एस्केप ही था। वो कहीं ना कहीं उसकी यर्निंग का मतलब है उसकी लॉन्गिंग, है ना, उसकी डिजायर को दिखा रहा है कि कैसे वो एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहता है जहां पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह के नेगेटिव फीलिंग्स है ही नहीं। और ये सिर्फ चार्ली नहीं, ये हर मॉडर्न मैन का एक ड्रीम है। द थर्ड लेवल वॉजंट जस्ट अ प्लेस, ये सिर्फ एक प्लेस नहीं। तुम सोचो कि एक फ्लोर को लेकर इतनी बहस, इतना कंफ्यूजन, इतना बड़ा चैप्टर। नो, इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस बट अ मेंटल जर्नी अवे फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ द प्रेजेंट। ये जो थर्ड लेवल है ये बड़ा सिंबॉलिक है, ठीक है। ये प्रेजेंट के वो एक्सट्रीम प्रेशर से दूर निकलने की एक जर्नी भी है, और ये कोई फिजिकल नहीं, एक मेंटल जर्नी है। अगर आप इस बात को बिलीव करते हो कि ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ चार्ली का इमेजिनेशन। नाउ इस चैप्टर में आप देखोगे टाइम एंड स्पेस का एक इंटरसेक्शन। कई जगहों पे आपको लगा कि यार एक ब्लर लाइन हो गई, मतलब थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा था कि हाँ भाई सब कुछ इमेजिनेशन है, वो वापस से अपने स्टैम्प कलेक्शन का पार्ट उसने शुरू कर दिया है अपनी वाइफ के कहने पर, लेकिन फिर एकदम ट्विस्ट आता है और वो लेटर सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो टाइम एंड स्पेस को एकदम ब्लर कर दे रहे हैं। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि ये पास्ट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है। आप स्पेस डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कब वो प्रेजेंट स्पेस का पार्ट है, कब वो पास्ट की स्पेस का पार्ट है। तो एक इंटरसेक्शन हो गया है, पूरा इंटरवीविंग हो चुकी है, उसको कैसे आप जस्टिफाई करो। सो ये जो थर्ड लेवल है ना, ये पैसेज थ्रू टाइम है बेसिकली। इट्स नॉट जस्ट अ फ्लोर, ये तो आप समझ लो कि सिर्फ एक फ्लोर की बात नहीं हो रही है। जैसे ऐसे समझो कि स्पेस की लड़ाई है, कि ऐसे कैसे वो बोल रहा है कि थर्ड लेवल हमने बनाए दो है, तीसरा फ्लोर है, तो ये तो है, लेकिन ये एक्चुअली में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखो, द बस्लिंग मॉडर्न ग्रैंड सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट विद द डस्टी गैसलिट प्लेटफॉर्म ऑफ द थर्ड लेवल। बस्लिंग मॉडल, देखो मॉडर्न ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसा है, वहां इतना क्राउडेड एरिया है, इतना शोर है, हसल एंड बसल है, मतलब कियोस है, बहुत शोर शराबा सुनाई दे रहा है। वो बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, थर्ड फ्लोर वाले प्लेटफॉर्म के, जो कि डस्टी है, गैस लिट है, मतलब आपने देखा कितनी एंटीक चीजें वहां पर लगी हुई थी। स्टक इन द 1890s, जो कि 1890s का पार्ट है। तो एक ऑपोजिट, एक कॉन्ट्रास्टिंग स्पेस हमें दिखाया गया है। चार्ली, अ मैन ऑफ द प्रेजेंट, चार्ली जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड का पार्ट है, सीक्स टिकट्स विद ओल्ड करेंसी। वो चाह रहा था कि उसको टिकट्स मिल जाए पुरानी करेंसी की मदद से, ताकि वो पुराने गेल्सबर्ग का पार्ट बन पाए। बाय गॉन मतलब क्या होता है, पास्ट, राइट। द न्यूज़पेपर ऑन द प्लेटफॉर्म, अब आपने वो न्यूज़पेपर देखा तो उसमें 1894 की डेट लिखी थी, एग्जिस्टिंग अलोंगसाइड चार्लीज प्रेजेंट। एक टाइम पे देखो चार्ली जो है अभी वहां पर प्रेजेंट में अपने पास्ट में चला गया है ना। तो साइड में आप देख रहे हो पास्ट का वो न्यूज़पेपर है, और वहीं पे चार्ली जो अभी अपने प्रेजेंट के बीच में अपने पास्ट में चला गया है। तो काफी मिक्सचर है प्रेजेंट एंड पास्ट का। फाइनल ट्विस्ट, और इसके बाद अ लेटर अड्रेस्ड टू चार्ली फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम। एक लेटर आता है सैम के थ्रू, जिसमें कि डेट 1894 की लिखी है, पर वो अभी के चार्ली के पास आया हुआ है, प्रेजेंट के चार्ली के पास आया हुआ है। ब्लर्स द लाइंस फर्दर, तो ऐसा समझ लो कि अगर ये पास्ट है, राइट, पास्ट वो लेटर है, और चार्ली जो है वो प्रेजेंट वर्ल्ड में अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी है, तो ये लेटर पास्ट से यहाँ आया और कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट का पार्ट बन गया। तो प्रेजेंट और पास्ट के बीच का जो डिफरेंस था वो तो ब्लर हो गया ना, ये सब इंटरमिक्स हो गए। दिस डेलिबरेट कंफ्यूजन
तो जो ये डेलिबरेट और जानबूझ के क्रिएट की गई कंफ्यूजन है बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड इवन फ्यूचर, और कहीं ना कहीं फ्यूचर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्रिएट्स अ स्पेस। फ्यूचर क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि गेल्सबर्ग के 1894 के लिए तो अभी का प्रेजेंट एक फ्यूचर ही हुआ। ये एक स्पेस क्रिएट करता है जहां से चार्ली को एक एस्केप चाहिए, चार्ली इस एस्केप की तलाश में है, बट ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रूली लिविंग हिज ओन टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमें इस बात पर वो हाईलाइट कर रहा है कि देखो, प्रेजेंट आपका रियल पॉसिबल स्पेस है, पास्ट जो है वो इम्पॉसिबल है, आप पास्ट में नहीं जा सकते हो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होकर कोई टाइम ट्रैवल हो जाए। द ऑथर जैक फिनी इज अ साइंस फिक्शन राइटर, और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जैक फिनी जो है वो साइंस फिक्शन राइटर है, और उन्होंने इंटरसेक्शन दिखाया है टाइम एंड स्पेस का, देयर बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो कहीं ना कहीं देखो, जिस टाइम की ये स्टोरी लिखी गई है, उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट अपने इस चैप्टर के थ्रू दिया है, तो कईयों को काफी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल लगेगा अगर हम आज की डेट में पढ़े, लेकिन कईयों को काफी इलॉजिकल और इम्प्रॉबेबल लगेगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो आपको जो भी लिखना है, आप अपने लिए, जैसे यहाँ पर आपको इंसिडेंट्स प्रोवाइडेड हैं, आप ऐसे ही अपने एग्जाम्पल्स और इंसिडेंट्स प्रोवाइड करके आंसर्स को फ्रेम करेंगे। और जो मैंने आपको बोला कि एट द एंड देयर वाज एन आयरनी, तो वो क्या थी? देखो, चार्ली हैड फाउंड द थर्ड लेवल, चार्ली ने तो थर्ड लेवल ढूंढ लिया था, और उसने सबको बोला भी था इनफैक्ट, और उस टाइम पर उसको हर कोई बोल रहा था कि नहीं, इट्स जस्ट अ वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट, और कुछ नहीं है। एंड ही डिजायर टू गो बैक टू द गेल्सबर्ग ऑफ 1894, और उसकी इच्छा थी कि वो गेल्सबर्ग जाए, 1894 के टाइम पर जाए। इट इज आयरॉनिकल दैट हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हु हैड अर्लियर स्कॉन्ड हिज डिस्कवरी, और ये काफी आयरॉनिकल है कि उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने पहले उसको रिफ्यूज किया था उसकी डिस्कवरी को लेकर, स्कॉन्ड का मतलब होता है टू रिफ्यूज समथिंग है ना, टू इंसल्ट अबाउट समथिंग, कि भाई क्या तू कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, तू सिर्फ अपनी लाइफ से अनहैप्पी है, ये बोला था, वो खुद थर्ड लेवल का यूज करके गेल्सबर्ग पहुंच जाता है 1894 के, और चार्ली को बोलता है कि भाई तुम भी ढूंढो जब तक तुम्हें नहीं मिलता है, एंड कम बैक विद योर वाइफ Louisa to this amazing place because it is worth it. ये था आपका चैप्टर। आई होप अभी तक आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो गई होगी। सेफर साइड रहता है यार अगर आप इस चैप्टर को चार्ली का सिर्फ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बोलो। व्हाई? बिकॉज अगर आप टाइम ट्रैवल वाली चीजें भी इसमें डिफेंड करना चाहोगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू टाइम ट्रैवल, तो डेफिनेटली यू कैन प्रोवाइड इंसिडेंट्स कि हाँ भाई ये टाइम ट्रैवल होगा, तभी तो चार्ली सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पहुंचा, और वहां पर जो कुछ भी उसने देखा एक बहुत ही डिफरेंट एरिया था, बहुत ही डिफरेंट एरा था, और आप वो इंसिडेंट्स प्रोवाइड करो। लेकिन थोड़ा सा वेटेज आप उसकी इमेजिनेशन को ज्यादा दोगे, बिकॉज इट वॉज नथिंग बट एन एस्केप फ्रॉम हिज मॉडर्न वर्ल्ड लाइफ। I hope you understood this chapter completely. जो भी आपके doubts हो, let me know in the comment section. I will see you in the next class. Thank you so much.